घटनाचक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022। ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसको परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। जैसा कि गाइज हम लोग देखते हैं कि अधिकांश यूट्यूब चैनल या अन्य प्लेटफॉर्म पे इसको PDF फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और जो कहीं ना कहीं पठन पाठन की स्थिति में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने इन सारे कंटेंट को स्लाइड पे कन्वर्ट किया है आप लोगों की बेहतर सुविधा के लिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और बुक फॉर्मेट को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आपको जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उसी के अनुसार क्रमवार सारी कक्षाएं इसमें संचालित रहेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले उसके सेगमेंट की तरफ, जिसमें टॉपिक नंबर है आप लोगों का उत्तर प्रदेश अंतरिम बजट 2020-21। अब गाइस देखिए, ये चर्चा का विषय है और आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमें चीज़ों को जानना है। यहाँ पे पेज नंबर आप लोग देख पाएंगे 45 से लेके 50 तक, जो अंतरिम बजट के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें जाननी होती है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब जरा एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कुछ इस तरीके से ग्राफ, उत्तर प्रदेश राज्य का जो बजट रहा है 2021-22। ठीक है जी। अब उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले संस्थानों की संरचना एवं व्यय। अब जरा यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, आप जरा यहाँ पे समझिएगा। आपके पास बुक होगी, थोड़ा सा हो सकता है विजिबल ना हो, या विजिबल होगा तो मुझे बताइएगा। देखिए जरा यहाँ पे, इसमें आपको जानना क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, रुपया आता कहाँ से है, यानी यहाँ पे हम जो डिनोट कर रहे हैं वो 1 रुपए से बात कर रहे हैं, यानी 100 पैसे। 100 पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, या तो यहाँ पे हम प्रतिशत के रूप में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 100%। 100% में कितना प्रतिशत एरिया कहाँ से आ रहा है, ये चीज़। अब यहाँ से प्रश्न कैसे होंगे उसको भी जरा समझेंगे। अब उसके बाद रुपया जाता कहाँ है, रुपया जाता कहाँ है, यहाँ पे भी हम लोग 100% के हिसाब से समझ लेंगे। 100 पैसे के हिसाब से भी समझ सकते हैं, 100% के हिसाब से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें रुपया आता कहाँ से है, और प्रश्न किस रूप में रहेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम, समस्त लेन देन का जो शुद्ध परिणाम है उस पे 7.7%, यानी रुपया 7% आता है। जितना भी लेन देन वाला मामला है उसका शुद्ध परिणाम 7%, यानी ये कह सकते हैं 7 रुपये आ रहा है। 100 में से 7 रुपये आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे स्वयं का कर राजस्व, जो कर राजस्व है उसमें आते हैं 34.5%, 34.5%। यहाँ पे 7% है। ठीक है, आप पूरा जोड़ेंगे तो 100% होगा। उसके बाद करेतर राजस्व की बात करें तो ये 4.7% है। उसके बाद केंद्रीय करों में राजस्व की बात करें तो ये 22.1% है। ठीक है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान की बात करें तो ये 16.2% है, और लोक लेखा शुद्ध की बात करें तो ये 1% है। उसके बाद आकस्मिक निधि शुद्ध की बात करें तो ये 0.1% है, और ऋण एवं अग्रिम की वसूली जो है वो है 0.4%। आप ये पूरा जोड़ेंगे तो आप लोगों पाएंगे कि इसमें 100% का मामला पूरा आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के बजट के संदर्भ में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक आगामी यानी सर्वाधिक रेवेन्यू कहां से आ रहा है, तो आपका क्या आंसर होगा, स्वयं का कर राजस्व जो है वहां से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, रुपया आ रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं 34.4%। ये आंकड़ा ध्यान रखें। और सबसे कम कहां से आ रहा है, 0.1% आकस्मिक निधि। ठीक है, प्रश्न यह आ सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता अनुदान है उसमें कहां से कितना पैसा आ रहा है, तो 16.2% यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। केंद्रीय करों में राज्यों का जो अंश है वो कितना है, 22.1%, यानी यहां से इतना पैसा आ रहा है। लेकिन अधिकांशतः जो प्रश्न देखने को मिलता है गाइस, वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देखने को मिलता है, या उनको क्रम में लगा दीजिए, यानी टॉप नंबर पे ये है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूं, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से आपको नंबर स्कोर करना ही करना है। पहला पॉइंट पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू आप देख पा रहे हैं ये है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू आप देख पा रहे हैं केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, और चौथे नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू हम लोग 4.7% देख पा रहे हैं, यानी चौथा नंबर में इसको दे दे रहा हूं। टॉप 4 एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखें यहाँ पे। ठीक है, अब रुपया जाता कहाँ है जरा उसके ऊपर समझिए। पूंजीगत परिव्यय में 21% जा रहा है, पूंजीगत परिव्यय जो हो रहा है 21%।
ऋणों का जो इसमें दान किया जा रहा है, प्रतिदान किया जा रहा है, वो है 5.3%। ठीक है, ऋण एवं अग्रिम 0.5%, 0.5%। उसके बाद वेतन सरकारी कर्मचारी की बात करें तो 13.7% है, और वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं की बात करें तो 13% है। स्थानीय निकायों के इसकी बात करें तो ये 3% है, 3%। ठीक है, उसके बाद सब्सिडी की बात करें तो 3.4% जा रहा है राज्य सरकार का, 3.4%। ये आंकड़ा याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद सहायता अनुदान की बात करें तो 8.2% है। पेंशन की बात करें, पेंशन में कितना रुपया दिया जा रहा है, 12.7%। ब्याज 8.1%, और अन्य राजस्व व्यय जो है वो है 11%। यानी सबसे ज्यादा रुपया कहां जा रहा है, पूंजीगत परिव्यय के लिए सबसे ज्यादा पैसा जाता है। ठीक है जी, इसमें भी आप टॉप 4 बना सकते हैं। टॉप 4 मैं आपके सामने क्रिएट कर दे रहा हूं, एटलीस्ट इसको अपने नोटबुक में नोट करके उसको आप देखते रहेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे आप देखें, पहले नंबर पे हमारा आ रहा है ये पूंजीगत परिव्यय 21% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वेतन सरकारी कर्मचारियों का जो है वो आपका कितना है, दूसरे नंबर पे 13.7%। उसके बाद तीसरे नंबर पे वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं जो है तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे जो हाईएस्ट वैल्यू आप देख पाएंगे पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। टॉप 4 एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के दौरान जो विभिन्न स्रोत से प्राप्त होने वाले जितने भी संसाधन की संरचना है और वह है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात करी है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहां से यही आंकड़े देखने होते हैं। पीसीएस परीक्षा की बात करें तो यहां से प्रश्न अच्छे खासे देखने को आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जरा यहां पे समझें कि राज्य बजट 2021-22 की प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी हैं, ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है और यहां से प्रश्न बनते हैं, आपको देखना होगा। ठीक है, देखिए 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला डिजिटल बजट पेश किया गया, और पेश किए गए बजट में प्रस्तुत प्रमुख घोषणाएं संक्षेप में अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत यहां पे प्रस्तुत की जा रही है। पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया है, पहला डिजिटल बजट 22 फरवरी 2021। क्लियर है। उसके बाद किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। यानी ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना जो है ये कब क्रियान्वित की गई ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके, 2021-22। ये पहली यहाँ पे आप घोषणा कह सकते हैं, घोषणा के रूप में सामने आया है। उसके बाद देखिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है कि सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितना बजट पास किया गया है 2021-22 के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 100 करोड़। क्लियर है। उसके बाद मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है राज्य के किसानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि जब प्रश्नों का नेचर कुछ ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करना होगा कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। इसमें किसानों को शामिल नहीं किया गया ऐसा ऑप्शन होगा, लेकिन आप जानते हैं कि किसानों को शामिल किया गया है, तो हमें पता लगा लेना है कौन सा सही नहीं है उस तरीके से भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, महिलाओं की सुरक्षा हेतु यहाँ पे मिशन शक्ति लागू किया गया है या किया जाएगा। ठीक है, पूर्व में संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का भी इसमें क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2021-22 से किया जाएगा। यानी पोषण के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना ये सामने आएगी। ठीक है, उसके बाद राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया है। अब आपके सामने प्रश्न कैसे होगा, जरा ये समझिए कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है निःशुल्क कोचिंग से है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र छात्राएं चयनित हो सकें। क्लियर है यहां तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक है जी, अब इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, इस योजना के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, यानी कृषक जो है जो खेती कर रहा है, चाहे फसल से संबंधित कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे खाद बीज से संबंधित कोई मामला सामने आए, उसके संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया है, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए उन व्यक्तियों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है जो खातेदार और सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य हैं। साथ ही ऐसे भूमिहीन व्यक्ति भी हैं जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं। अरे अधिया पे दे देते हैं ना खेत, वही वाला मामला है, बटाईदार, जोतदार, है ना। और इस योजना के हेतु राज्य बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रश्न है एमसीक्यू के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एक प्रश्न है एमक्यूक्यू के रूप में, मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन। अब प्रश्न कैसे होगा, मैं पीसीएस स्तर की परीक्षा की बात कर रहा हूं, वनडे में भी यहां से फैक्चुअल प्रश्न देखने को बन सकते हैं। प्रश्न क्या होगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 लाख की आर्थिक सहायता की दी जाएगी, क्या ये सही स्टेटमेंट है? गलत है, क्योंकि 5 लाख दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, कौन सा कथन सही है? तो उसके लिए आपको ये पता होगा, तभी हम लोग विचार कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है जी, आइए अगला देखें। इसमें अब कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य हैं जो आपके सामने हमने यहाँ रखे हैं। पेज नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कौन से पेज से लेके कितने पेज तक हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, उसको ध्यान रखें। देखिए, राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल की बात करें तो 242 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो है ये है, और जिसमें 165 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कितने लाख हेक्टेयर में खेती की जा रही है? 165 लाख हेक्टेयर, ये पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर जो है 5.1% प्राप्त करने हेतु 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 644 लाख मीट्रिक टन, और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 13 लाख मीट्रिक टन। ठीक है जी, ये आंकड़ा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद राज्य में वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था वो 223 लाख मीट्रिक टन था। रबी का लक्ष्य जो है 417 लाख मीट्रिक टन, और तिलहन का जो लक्ष्य है वो है 12 लाख मीट्रिक टन इसमें निर्धारित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये बहुत डेप्थ में प्रश्न जाएगा, लेकिन ओवरव्यू आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आप लोग बुक का अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी असुविधा आ रही है, आप वीडियो के माध्यम से उसको समझ सकते हैं, है ना, उसको आप जल्दी कवर कर सकते हैं ये चीज। उसके बाद 2020-21 में बीज वितरण की बात की जाए तो 61 लाख कुंटल लक्ष्य के सापेक्ष 2021-22 में 62 लाख 50,000 कुंटल बीजों के वितरण का लक्ष्य इसमें प्रस्तावित किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं उन्नत किस्म के बीजों का भी प्रावधान रखा गया है ताकि अच्छी फसल को हम लोग उपजा सकें। ठीक है, उसके बाद गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद चीनी उद्योग प्रदेश के 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार यहाँ पे बन गया है। ठीक है, पेराई सत्र 2020-21 में बात करें तो 119 चीनी मिलें संचालित थी 2020-21 के अनुसार। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की बात करें तो अगले 5 वर्षों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, यहाँ पे 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि देखिए, पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ स्थापित की गई है? तब आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहाँ अवस्थित हैं, प्रश्न बदल गया, आंसर भी बदल जाएगा। प्रश्न क्या है? सर्वाधिक चीनी मिलें अवस्थित हैं। सर्वाधिक चीनी मिलें अवस्थित हैं कहाँ हैं? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। सबसे पहली चीनी मिल कहाँ बनाई गई? उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करें उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोकवित्त कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 2019-20 में स्थिर कीमतों का आधार वर्ष, देखिए मैंने आपको बताया था गाइस, आधार वर्ष आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान रखेंगे। वो क्या है? स्थिर कीमतों के ऊपर आधार वर्ष है 2011-12। जब आप लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं।
है ना, वहां पे इन सारी चीजों का अध्ययन आप लोग करते ही होंगे। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें, जीएसडीपी की बात करें, तो ये इसकी वृद्धि दर 3.8% है और प्रचलित चालू कीमतों पर 6.5% इसमें देखने को मिली है। ठीक है, आधार वर्ष 2011-12 की बात करें तो इसमें जारी स्थिर एवं प्रचलित कीमतों पर 2019-20 त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन इसमें निम्नवत है। अब इसके ऊपर बात करते हैं क्या है। देखिए अब वो इस तरीके से आंकड़े आप लोग देख सकते हैं। सकल राज्य मूल्य वर्धन की स्थिति क्या है, ये स्थिर कीमतों पर है, यहाँ पे वृद्धि परसेंटेज दिया हुआ है। उसके बाद प्रचलित कीमतों पर यहाँ पे आपको GSVA यानी करोड़ रुपए में दिया हुआ है और ये वृद्धि परसेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि 2016, 17, 18, 18, 19, 19-20 में देख रहे हैं आप लोग कि निरंतर रूप से जो है ये बढ़ता जा रहा है। पहले 95 यानी आप कह सकते हैं 9,52,000, इस तरीके से हमने देखा 11,186, कुछ इस तरीके से आंकड़ा ये बढ़ा है। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें। परसेंट की बात करें तो प्रतिशत के रूप में ये मामला कम हुआ है। वृद्धि दर की बात करें तो यहाँ पे मामला कम देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे 4% पे आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रचलित कीमतों पे बात करें वृद्धि दर, यहाँ पे भी लेटेस्ट यानी अगर 2019-20 की बात करें तो यहाँ पे वृद्धि दर जो देखने को मिल रही है वो अपेक्षाकृत 2016-17 के अनुसार वृद्धि दर कम देखने को मिल रही है। तो ये आंकड़ा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। यही सब हैं जो प्रश्नों के आधार बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही गाइस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और जो भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए और उम्मीद कर रहा हूँ आपके नजदीकी बुक स्टॉल से आप ये बुक ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो वहाँ पे उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।